तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर था और इस पेपर के रिव्यू को हम लोग करने वाले हैं आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड कर दूं ये चीज़ कि मैंने बार बार कहा है टेलीग्राम के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी, कि जैसे ही आपका पेपर हो जाता है आप एक बार हमारे टेलीग्राम हैंडल पर पर्सनली सेंड कर दीजिए ताकि रिव्यू का वीडियो जल्दी बनाया जा सके, ताकि आपका जो डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो सके। और ये जो अभी हमारे इंटरफेस पे जो क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ही हैं जिनका नाम आशीष कुमार है, उन्होंने ही हमारे पास सेंड किया। तो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन था, ए बी पार्ट करके क्वेश्चन आया था, सी पार्ट इसमें नहीं पूछे गए थे। हो सकता है कि सी वाला जो पोर्शन है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए लगाया गया हो ताकि चीज़ों को वो समझ सके, तो सी पार्ट उनके लिए लगाया गया हो और उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन तरीके का पेपर है और ऐसा कहना स्टूडेंट का भी है कि 2020 का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लिया होगा तो चीज़ें आप कर सकते थे अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो। और अगर आपने नोट्स को या फिर हमारे वीडियो सीरीज़ को भी अगर आपने देखा होगा तो आप चीज़ों को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि व्हाट आर द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी आपका इसमें हिंदी में भी समझाया गया है कि स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो अगर मान लीजिए कि इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए आप। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन आवर एनर्जी सिस्टम बी अर्थ फ्रेंडली, यानी हमारी जो ऊर्जा प्रणाली है वो पृथ्वी के अधिक अनुकूल कैसे हो सकती है। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन से आप मतलब उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि अगर आपने शुरुआत ही बेहतरीन नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं आप। और इस पेपर में भी बैक लगने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बैक नहीं लगता, लेकिन आगे हम लोग बात करते चलेंगे। तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको सटीक आंसर नहीं मालूम है, तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी पावर जनरेशन सिस्टम, यानी जो भूतापीय ऊर्जा है वो बिजली उत्पादन करने के प्रणाली में किस तरीके से कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आती हैं। तो इनके बारे में आप लिख सकते थे, क्योंकि ये आपके एनर्जी एनवायरमेंटल वाली चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में अगर आप चाहते तो लिख सकते थे। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट करेक्ट ही लिखना है, क्योंकि एग्जैक्ट करेक्ट कोई भी एग्जामिनेशन में लिख के नहीं आता। जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेट अंदाजन सारी चीज़ों को करके आता है। तो ऐसा नहीं कि आपको 100% ही सही लिखना है, उस तरीके की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कम से कम कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन का डिमांड है वो कम से कम आप उसमें पुट कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, भले ही आपको एग्जैक्ट रिजल्ट ना मिले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स हाउ फार इज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंबाइंड सोलर पैनल पीवी एंड थर्मल। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते थे कि कहीं ना कहीं इसमें थर्मल एनर्जी जो आपका है उसके बारे में लिखना था। आगे आपको बढ़ना था कि व्हाट आर द इनडायरेक्टर टूल्स एंड टेक्निक फॉर डायग्नोसिस एंड, तो उनके बारे में आपको लिखना था, यानी आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है वो स्वास्थ्य के निवारण के लिए पूर्वानुमान और चिकित्सा उपचार के संकेतकों और उपकरणों और तकनीक क्या है उनके बारे में आपको लिखना था। और अगला क्वेश्चन आपको जो है कलेक्शन ऑफ ट्रीज इन अट्रैक्टिव, जो आपका रेनफॉल में होता है, किस तरीके से रेनफॉल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी, मैंने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो बायोडाइवर्सिटी भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। हाँ, एक बात यह है कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए, मतलब क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। अगर आपने डीपली चीज़ों को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप इजीली अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर इसमें कर सकते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो आप चीज़ों को ईजिली लिख सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी थी। ओके, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड डिफरेंस आपको लिखना था कि पोल्यूशन यानी सॉइल पोल्यूशन और जो आपका सॉइल कॉन्टेमिनेशंस होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन होता है उसके कॉजेज़ पूछे गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्मॉग क्या होता है, वो चीज़ें पूछी गई हैं। और ओवरऑल जो चीज़ें की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें पूछी गई हैं कि जल जीवन, तो यहाँ पे आप वाटर जो पोल्यूशन होता है उनके बारे में लिख सकते थे, यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में लिख सकते थे। तो मान लीजिए कि 14 मार्क्स दोनों मिला के हो रहे हैं, नहीं भी मिलेगा तो 10 नंबर मिलेगा। और इधर उधर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई भी दिस डेट बना के भी अगर लिख दिया
होगा, यानी थोड़ा बहुत भी एग्जैक्ट पोजीशन तक आप पहुंचे होंगे, तो मान लीजिए कि वहां से भी 20 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। क्लियर, क्योंकि वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े थे, तो यहां पे मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि 34 हो गया। ओके, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर घबरा जाएंगे आप तो चीजें खराब हो जाएंगी वहां पे। ओके, बस आप एक वर्ड को पकड़ के चीजों को एनालाइज करने की और चीजों को लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और एनर्जी एनवायरनमेंट का पेपर है, और जो फ्रेंड आपका एक्ट है, एक्ट में बेसिकली आपको पता होता है एक्ट में क्या होता है, उसमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। कुछ मान लीजिए कि वन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट वाला कोई चीज़ होता है जिसमें आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते। इस तरीके के कानून आपको कानून अधिनियम में मिलेंगे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप एक्ट के बारे में लिख सकते थे, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि हाँ आप किसी के बारे में लिख सकते हैं इंग्लिश में या फिर बेहतर तरीके से, तो आप कर सकते थे। वो कोई बहुत भास्ट इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है। अगर आपने अच्छी तरीके से लिखा होगा, हाँ एक स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर मैंने 16 पेज लिखे हैं तो क्या मैं पास हो सकता हूँ। देखिए, ये कहना कि पास होना या ना होना ये तो अपने आप में एक चैलेंजिंग बात हो जाता है, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से लिखा होगा, बेहतर तरीके से आपने कॉपी को रिप्रेजेंटेट किया होगा, तो आपको पास होने के लिए 15 पेज ही काफ़ी हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथमेटिक्स थर्ड को छोड़ के अगर आप 15 पेज भी लिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, मैंने हर बार अपने एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल ये चीज़ों को अप्लाई करके देखा था। ओके, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पास होने के लिए 15 पेज ही काफ़ी है। अगर नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि फेल होने वाले स्टूडेंट 30 28 पेज भर के भी फेल हो जाते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आती है। तो आपको चाहिए ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, बहुत सारी चीज़ें हमने जो नोट्स में प्रोवाइड किए वहाँ से भी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, तो आपको समझना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से उठाई गई हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो सीरीज़ को, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, और कोशिश कीजिए कि आपके आने वाला जो पेपर है वो बेहतर से बेहतरीन जाए, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, 2020, 21, 22 3-4 साल के पेपर को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।